Hello, very good morning, guys. I hope you all are very fine and have a great न्यू ईयर अहेड. तो हमारा नया टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है रेस्पिरेशन का ही नेक्स्ट टॉपिक है एरोबिक रेस्पिरेशंस. हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे. एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता है एक्चुअल में होता क्या है. जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा हो तो अपन उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन. इट इज़ अ कंप्लीट ऑक्सीडेशन. It is a complete oxidation of a food substance in the presence of oxygen and releasing of the CO2, water and energy. It occurs in mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. इतना तो अपन को पता है कि जो मेन रेस्पिरेशन की प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, क्योंकि हमारा जो एनर्जी करेंसी है एटीपी वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं. तो फूड से यदि अपन ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं कि जिससे हमें उससे एनर्जी मिल सके, है ना. तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है कहाँ पे, एरोबिक रेस्पिरेशन में. और कुछ क्रूशियल इवेंट्स है जो रेस्पिरेशन में होते हैं तो वो अपन यहाँ पे देखते हैं. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट by stepwise removal of the hydrogen atom leaving 3 CO2 molecule. It take place in the matrix of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के पार्ट में क्या होता है, स्टेप वाइज रिमूवल होता है हाइड्रोजन का अलग अलग प्रोसेस के थ्रू, जिससे क्या होता है 3 CO2 मॉलिक्यूल्स वो निकालते हैं उस प्रोसेस में. और क्या होता है, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है पायरुवेट का. जैसे कि आप लोगों को याद होगा कि पायरुविक एसिड कहाँ बना था, हमारे ग्लाइकोलाइसिस जब हमने पढ़ा था उस टाइम पे हमने देखा था कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है. अब वो पायरुविक एसिड का क्या यूज़ है, तो वो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करते हैं ड्यूरिंग एरोबिक. अब उस पायरुविक एसिड की 2 फेट होते हैं, या तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा या फिर नॉन एनारोबिक में जाएगा, है ना. तो यदि एरोबिक रेस्पिरेशन के कोई मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन में जा रहा है तो वो फिर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, क्रेब्स साइकिल के थ्रू उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा. देन उसके बाद NADPH एंड FADH का ETS के थ्रू एनर्जी कंजप्शन होगा, उससे हमें एनर्जी मिलेगी. तो एक्चुअल में क्या हुआ, जो पायरुविक एसिड था हमारा, इसके थ्रू देख लेते हैं. ये पायरुविक एसिड है, कोएंजाइम ए और NADP प्लस से मिलके ये एंटर करा लिंक रिएक्शन के थ्रू. इस रिएक्शन को हम लिंक रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बीच की रिएक्शन होती है, इसलिए ये जो रिएक्शन है ऑक्सीडेटेड डीकार्बोक्सिलेशन, इसे हम लिंक रिएक्शंस में लेते हैं. ठीक है, लिंक रिएक्शन में क्या हुआ, जो एक्चुअल में जो हमारा पायरुविक एसिड बना था ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस वो कोएंजाइम ए से रिएक्ट करता है एंड NADP प्लस से रिएक्ट करता है, और फाइनली Mg प्लस के प्रेजेंस में पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस के प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस CO2 एंड प्लस NADH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन करता है ना. ये चीज़ आपको याद रखनी है, इट इज़ अ लिंक रिएक्शन. ओके. फिर इसके बाद जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल में एंटर करता है विच इज़ वेल नोन एज द क्रेब्स साइकिल. ठीक है, जिसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल ही बोलते हैं. तो जो हमारा पायरुवेट था, यहाँ पे इनिशियल से दिखाया है, पायरुवेट जो था हमारा 3 कार्बन का एसिड था, वो जो है कोएंजाइम ए के प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ. और कोएंजाइम इस बीच की जो रिएक्शंस हुई इसके बीच में क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शंस, है ना. इट इज़ कॉल्ड एज अ लिंक रिएक्शंस. फिर देन उसके बाद क्या हुआ, जो एसिटाइल कोएंजाइम ए था वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मिक्स होके क्या बनाया, उसने सिट्रिक एसिड बनाया. 4 कार्बन का ये अपना ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो ये दोनों मिला के 6 कार्बन का सिट्रिक एसिड बनाएंगे. सिट्रिक एसिड से नेक्स्ट मूव करेंगे ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के साइड. अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनते टाइम ये जो है 5 कार्बन का एसिड है, तो इसमें सिट्रिक एसिड में से 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और NADP प्लस से NADPH का फॉर्मेशन होगा, और फाइनली ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनाएंगे. आफ्टरवर ये सक्सेनिक एसिड बनाएंगे. सक्सेनिक एसिड बनते टाइम अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से सक्सेनिक एसिड बनते टाइम एक GTP से GTP का मॉलिक्यूल बनता है. मतलब GTP क्या है, एक इमेच्योर फॉर्म ऑफ ATP है जो कि GTP फॉर्म अपन उसको बोलते हैं. फिर आया सक्सेनिक एसिड, जो है सक्सेनिक एसिड से बना मैलिक एसिड, और इसके फॉर्मेशन के दौरान क्या होता है, FAD प्लस से FADH2 बनता है. फिर मैलिक एसिड से क्या हुआ, मैलिक एसिड से वापस से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड हमें गेन हुआ, है ना. तो इसको हमने क्या बोला, पूरी क्रेब्स साइकिल बोला या सिट्रिक एसिड साइकिल. क्योंकि सिट्रिक एसिड साइकिल हमने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा रहता है साइकिल का वो सिट्रिक एसिड रहता है. ओके, तो हमने इससे जो सिट्रिक एसिड का दूसरा नाम होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड.
तो इसी वजह से इसका नाम ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल पड़ा, या फिर सिट्रिक एसिड साइकिल, या फिर जो साइंटिस्ट हैं हैंस क्राफ्ट, तो उनके नाम पे हैंस क्राफ्ट साइकिल हम इस साइकिल को बोल सकते हैं। अब स्टेप्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो सबसे पहले क्या हुआ, हम देख चुके हैं साइकिल में कि कंडेंसेशन हुआ था एसिटाइल ग्रुप का, जिससे क्या बना था, ऑक्सलो एसिटिक एसिड के साथ मिलके कंडेंसेशन हुआ और उसने फाइनली क्या बनाया, सिट्रिक एसिड बनाया, प्लस कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल यहाँ पे एक रिलीज हुआ। फिर क्या बनाया, सिट्रेट, सिट्रिक एसिड से ये सिट्रेट बनाएगा, आइसोमेरिक सिट्रेट, एंड डीकार्बोक्सिलेशन आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनाएगा। फिर डीकार्बोक्सिलेशन होगा वापस से, जिससे क्या बनेगा, सक्सिनल कोएंजाइम में 5 कार्बन से 4 कार्बन्स का एसिड बना है, तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना ही पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए यहाँ वापस क्या हुआ, डीकार्बोक्सिलेशन, जिससे क्या हुआ, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनल कोएंजाइम ए बना। These all steps are very important and you have to learn all these steps, है ना, and it is very important for our competitive exams, and this is purely NCERT based, so you have to make it very clear that you have learned these and you have understood well, okay। तो ये स्टेप्स, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सिट्रिक एसिड से हमने अल्फा कीटोग्लूटेरिक बनाया, अल्फा कीटोरिक से सक्सिनल कोएंजाइम में बनाया, एक डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ कराया, एक डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ कराया। देन आफ्टर सक्सिनल कोएंजाइम में वी हैव मेड मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कैसे बना, FeD प्लस से FeDH2 जैसे ही हुआ, तो ये मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। मैलिक एसिड से ऑक्सलो एसिटिक एसिड बना, जिससे में क्या हुआ, NADP प्लस से NADPH प्लस H+ का फॉर्मेशन हुआ। देन फाइनली ऑक्सलो एसिटिक एसिड हमें वापस से साइकिल में जनरेट होते हुए मिल गया। तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल या ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ओके, एंड ऑल्सो सिट्रिक एसिड साइकिल। देन आफ्टर वी हैव द रिजल्ट दैट, अब हमें रिजल्ट क्या मिला कि इसमें हमें टोटल साइकिल में NADH एंड NADH, तो टोटल 3 NADH का गेन हुआ एंड 1 FeDH2 मॉलिक्यूल बना, देन 1 ATP बना, दैट इज GTP बना, ओके। तो ये समरी क्या हुई कि पायरोवेक एसिड जब 4 NADP प्लस से कंबाइंड किया, 2H2 मॉलिक्यूल से कंबाइन किया और 2 ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन किया, तो उसने क्या बनाया, 3 CO2 प्लस 4 NADP प्लस DH प्लस 4H प्लस FeDH2 एंड ATP का मॉलिक्यूल बनाएगा। तो अपन क्या बोलते हैं, थसा ग्लूकोज इज अ ब्रेक डाउन टू गिव 6 CO2, इसमें हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन किस लिए हुआ है, 6 CO2 देने के लिए, 8 NADPH एंड 2 FeDH2 एंड 2 ATP। क्यों, क्योंकि हमारा जो पायरोवेक एसिड है वो 3 कार्बन का है और वी हैव गॉट, हमें ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोवेक एसिड मिले थे। तो ये जो क्रेब्स साइकिल है वो एक ग्लूकोज यदि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एक ग्लूकोज से 2 टाइम्स ये जो क्रेब्स साइकिल है वो चलेगी। यदि 2 टाइम्स क्रेब्स साइकिल रन हो रही है तो हमें जब एक बार क्रेब्स साइकिल रन करने पे 4 NADPH मिलते हैं, तो 2 बार क्रेब्स साइकिल रन करने पे 8 NADH मिलेंगे। नेट गेन एक ग्लूकोज से 8 NADPH का होगा और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से नेट गेन 2 FeDH2 का होगा, क्योंकि 2 बार क्रेब्स साइकिल चलेगी तो 2 बार FeDH2, क्योंकि जब एक बार क्रेब्स साइकिल रन हो रही थी तब हमें एक FeDH2 मिला था, तो हमारी टोटल 2 टाइम्स क्रेब्स साइकिल रन होती है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ऑक्सीडेशन के टाइम, तो 2 FeDH2 एंड 2 ATP बनेंगे। तो इट इज़ द नेट रिजल्ट। अब क्रेब्स साइकिल को और डिटेल में यदि हम देखें मॉलिक्यूल्स लेवल पे, तो एक बार जैसे इसको देख लेते हैं, बाकी ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है, बट फिर भी स्टिल वी आर सीइंग दिस। तो पायरुवेट था, कोएंजाइम ए से रिएक्ट करा, ड्यूरिंग दिस CO2 एक इसने रिलीज करा और एसिटाइल कोएंजाइम से ऑक्सलो एसिटिक एसिड एंड एसिटाइल कोएंजाइम में रिएक्ट करके सिट्रेट बनाएंगे। सिट्रेट के बाद सिस एकोनिटेज बनेगा, एकोनिटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। सिस एकोनिटेज से डीआइसोसिट्रेट बनेगा एंड डीआइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटेरेट बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटेरेट से सक्सिनल कोएंजाइम ए बनेगा एंड सक्सिनल कोएंजाइम से सक्सिनेट बनेगा, सक्सिनेट से फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मैलेट एंड इसके दौरान एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है। तो हमें इसमें मेन प्रोडक्ट याद रखने हैं कि मेनली जो प्रोडक्ट हैं NADH एंड FeDH2 ये कब बन रहे हैं और किस रिएक्शन के टाइम पे बन रहे हैं। तो मेन रिएक्शंस इसमें क्या हो जाएंगी,
जो हमने पहले देखी हैं, जो कि एनसीईआरटी प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड थी। तो एक तो ये स्टेप जहाँ अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सेनाइल कोएंजाइम बनता है, जिसमें क्या होता है, एक NADH का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देन सक्सेनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड, इस टाइम क्या होता है, एक GTP का फॉर्मेशन, दैट इज ATP का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ऑक्सलो एसिटिक एसिड का बनना, दैट इज मैलेट से ऑक्सलो एसीटेट बना, तो इसमें भी एक NADH बना। तो दिस इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन दिस साइकिल। देन एक और इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है लिंक रिएक्शन, जिसको हम लिंक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि पायरुवेट कहाँ से मिला, हमें कहाँ से मिला, ग्लूकोज से मिला, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से मिला। और जो एसिटाइल कोएंजाइम में से ये जो बीच में रिएक्शन हो रही है क्रेब्स साइकिल और पायरुवेट के बीच की जो रिएक्शन होती है, इसको हम लिंक रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को लिंक करती है। और इसके बीच में एक CO2 का मतलब एक डीकार्बोक्सिलेशन, CO2 का रिलीज होना मतलब डीकार्बोक्सिलेशन होता है, और प्लस एक NADH का बनना भी होता है इस टाइम पे। ओके, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। हमने ग्लाइकोलाइसिस देखा, ग्लाइकोलाइसिस में नेट एक ATP का फॉर्मेशन हुआ था। फिर देन उसके बाद हमने देखा ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमने देखा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल 2 बार रन होती है, या हमने देखा क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इसलिए जो क्रेब्स साइकिल फाइनली चलती है वो 2 टाइम्स चलती है। तो उसके जो प्रोडक्ट रहेंगे उसको हम 2 टाइम्स काउंट करेंगे। अब जो हमें डायरेक्ट जो ATP बन रहे हैं उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन बोलते हैं, है ना। सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन से तो हमें तो इतने से ATP मिले, फिर बाकी के ATP हमें कहाँ से गेन होते हैं, तो जो ETS होती है, तो बाकी के ATP क्या होते हैं, जैसे NADH बना, FADH बना, इस दौरान क्या होता है, NADH और FADH में से इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन होता है और O2 जो है इनके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। और इस दौरान क्या होता है, जो NADH है उससे हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का फॉर्मेशन होता है। एक NADH जो होता है वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का फॉर्मेशन करता है। तो हम यहाँ पे ETS देखने वाले हैं। ETS में क्या हो रहा है, इस साइकिल को देखिए, ये आपके NCERT में बनी हुई है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर का जो जितना भी एरिया है उसको मैट्रिक्स बोला गया है। फिर उसके बाद क्या है, जो इनर मेम्ब्रेन है, ये बीच में है इसकी मेम्ब्रेन, और उसके अंदर की स्पेस को इनर मेम्ब्रेन स्पेस बोला है। तो ड्यूरिंग द ETS क्या होता है, जैसे ही हमारे क्रेब्स साइकिल के दौरान पे क्या बना था टाइम पे, NADH प्लस H प्लस क्या किस में रिड्यूस होता है, NADH बना था। तो क्या हुआ, NADH जो प्लस H प्लस जो रहता है वो NADP प्लस में कन्वर्ट होता है, जो अपने H प्लस के जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कहाँ दे देता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में शिफ्ट कर देता है। वो इलेक्ट्रॉन का फिर यहाँ पे कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है, FMN, देन आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन गया यूविक्विनॉन से UQS2 अपना 2H प्लस जो है यहाँ रिलीज़ कर देगा, और यहाँ पे भी 4H प्लस कहाँ मैट्रिक्स में इनर मेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज़ हो गए हैं, तो 4H प्लस यहाँ काउंट हो जाएंगे। फिर इसके बाद साइटोक्रोम C1 से साइटोक्रोम C, फिर कॉपर सेंटर साइटोक्रोम A3, और फाइनली एक कॉपर सेंटर पे ही रिलीज़ होते हैं। फिर इसके बाद इस दौरान भी बाहर से 2H प्लस यहाँ पे आते हैं और HCO प्लस का कॉम्बिनेशन बनता है। फिर आफ्टर दिस जो पार्टिकल्स है 2H प्लस जो रहते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, O2 ने इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए। फाइनली जो साइटोक्रोम AA3 जो मॉलिक्यूल बनता है प्लस 2 कॉपर सेंटर, इससे ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करता है और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, दिस इज़ द फाइनल स्टेप इन ETS। अब क्या होता है, यहाँ पे जो है H प्लस और H प्लस बहुत सारे हमारे जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स स्पेस जो है उसमें कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कंसंट्रेशन बाहर के मैट्रिक्स से अंदर आते हुए इनर माइटोकॉन्ड्रिया में ये कलेक्ट होते जाते हैं H प्लस जो हैं। तो H प्लस जहाँ पे कलेक्ट होते हैं वहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, क्योंकि H प्लस जहाँ ज़्यादा है वहाँ एसिडिटी बढ़ जाती है। एसिडिटी बढ़ रही है मतलब pH जो है वो डाउन हो रहा है, pH लो हो रहा है ना। pH यहाँ पे लो हुआ, यहाँ पे pH हाई है, तो हाई से लो कंसंट्रेशन एक ग्रेडियंट बनता है, क्योंकि H प्लस ज़्यादा टाइम तक माइटोकॉन्ड्रियल जो स्पेस है वहाँ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इन्हें बाहर मैट्रिक्स में जाना ही पड़ता है। उसके लिए ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनको तोड़ना पड़ता है। उस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को तोड़ने के लिए इनके जो मेम्ब्रेन होती है उस पर एक एटीपेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। एटीपेज एंजाइम जो होता है वो 2 पार्टिकल से बनता है, F0 पार्टिकल एंड F1 पार्टिकल, और F0 पार्टिकल F1 पार्टिकल को क्रॉस करके H प्लस बाहर निकलते हैं। और इस टाइम पे क्या होता है, जो एक ADP है, ADP जो है वो ATP में कन्वर्ट होता है। जैसे
यहाँ पे देख रहे हैं ADP से एक ATP में कन्वर्ट, जैसे ही एक H+ बाहर निकला और वैसे ही ADP जो है वो ATP में एक एनर्जेटिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ जिसका नाम है ATP। ठीक है, इस टाइप से जो है हमारे प्लांट जो हैं ATP का फॉर्मेशन करते हैं बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। या फिर इसको एक प्रोसेस, जब ATP का फॉर्मेशन जो अलग से एक ग्रेडियंट बन के होता है तो उसको अपन एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब NADH को जैसे ही मिला उसने क्या NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 1 के प्रेजेंस में क्या करा, यूबिक्विनोन को अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया। भाई ये साइकिल के स्टेप्स दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से स्लो मोशन करके रीड आउट कर लेना, है ना। फिर इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स के नेम दे रखे हैं कि जो हमारा पहला कॉम्प्लेक्स था NADPH डिहाइड्रोजनेज, इसमें ना 5 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, उनके नेम दे रखे हैं इन्होंने। तो पहला कॉम्प्लेक्स 1 जिसका नाम होता है NADH डिहाइड्रोजनेज, क्योंकि इसके प्रेजेंस में है NADH+ H+ से NADP+ कन्वर्ट हुआ है। फिर कॉम्प्लेक्स 2 किसको बोलते हैं, सक्सिनाइल डिहाइड्रोजनेज को हम कॉम्प्लेक्स 2 नाम देते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स 3 हम देते हैं साइटोक्रोम BC को हम कॉम्प्लेक्स 3 नाम देते हैं। और कॉम्प्लेक्स 4 जो होता है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को हम कॉम्प्लेक्स 4 नाम देते हैं। और कॉम्प्लेक्स जो 5th होता है वो हम फाइनली जो ATP फॉर्मेशन होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स 5 का नाम देते हैं। ओके, ये हमारा हुआ ETS का सिस्टम। ये कंबाइंडली एक साथ 5 कॉम्प्लेक्स के नेम दिए हैं जो आपको याद रखने की। कॉम्प्लेक्स 1 का नेम NADH डिहाइड्रोजनेज होता है, कॉम्प्लेक्स 2 का नेम FADH2 होता है, कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम BC1 बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स 4 को साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स 5th को ATP सिंथेटेज बोलते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने देखा कि एक NADH जब ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है एक NADH मॉलिक्यूल, तो उससे 3 ATP गेन होते हैं। और जब एक FADH2 का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे हमें 2 ATP मिलते हैं। ओके, तो आपको याद होगा ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, जब क्रेब्स साइकिल 4 NADH हमें मिल रहे थे तो 4 NADH से कितने ATP बनना चाहिए, 4 NADH यदि रहेंगे तो उससे हमें 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनते हुए दिखेंगे आपको, है ना। और एक FADH2 यदि 2 ATP बना रहा है तो नेट गेन यदि 2 FADH2 का हो रहा है तो उससे कितने बनेंगे, 4 ATP का फॉर्मेशन होगा। वो अपन फाइनल रिजल्ट्स में बाद में देखेंगे। अब एक बार और ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को एक बार शॉर्ट में और देख लेते हैं। जैसे एक NADPH+ H+ का क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ कॉम्प्लेक्स 1 का NADH डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में, तो क्या बनाया उसने यूबिक्विनोन बनाया कॉम्प्लेक्स 2 FADH2 के प्रेजेंस में, जिससे जो हुआ सक्सिनेट के प्रेजेंस में। फिर कॉम्प्लेक्स 3 इसको बोलते हैं साइटोक्रोम BC1 जिससे बना साइटोक्रोम C। फिर कॉम्प्लेक्स 4 जिसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, और जिससे फाइनली एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। ये जो है फाइनली आपको याद रखना है। एक बार आप इसके जो स्टेप्स दिए हैं स्टेप्स को रीड आउट कर लेना। ओके, फिर इसके बाद हम देख रहे हैं ATP का फॉर्मेशन जो हुआ है। वहाँ पे जो ATP मॉलिक्यूल मैंने पहले ही बताया था, ATP मॉलिक्यूल जो होता है ATP सिंथेटेस एंजाइम से बनता है, इसके प्रेजेंस में ही ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो पाता है। और ATP सिंथेटेस जो एंजाइम होते हैं उसके 2 पीसेज होते हैं, F1 पार्टिकल एंड F0 पार्टिकल। जो F0 पार्टिकल जो रहता है वो इनर मेम्ब्रेन में इनबिल्ट रहता है, और F1 पार्टिकल जो रहता है बाहर जो मैट्रिक्स होता है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। ओके, इंटीग्रल मेम्ब्रेन और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और F1 को पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। ओके, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन में नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया है कि जो F1 हेड पीस है वहाँ से क्या हो, वहाँ पे ही क्या हो रहा है, हेड पीस में ही मेन क्या है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे, ADP से ATP फॉर्म हो रहा है जब एक 2H+ यहाँ से बाहर निकलते हुए आपको दिख रहे हैं। ओके, तो आई होप आपको ETS तो समझ में आया होगा। अब इसका अपन नेट गेन देखेंगे कि नेट गेन क्या होता है। ATP का फॉर्मेशन पूरा हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस में हमें ATP मिले, कुछ ATP हमें ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल मिले, और कुछ ATP हमें ड्यूरिंग ये ETS के टाइम पे मिले। तो वो कैसे मिले, उनका नेट गेन हम कैसे करते हैं, तो क्या अपन उसको जो नॉर्मल ATP गेन क्या होगा टोटल रेस्पिरेशन प्रोसेस में, उसको हम देख रहे हैं कि ऑल स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस TCA एंड ETS ऑकर सिक्वेंसली ऑर्डरली। ये सब जितने भी स्टेप्स होते हैं तो हमने देखा है कि सारे सिक्वेंसली और ऑर्डरली हो रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद इसमें क्या लिखा है, तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो अपना रेस्पिरेशन है वो एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, मल्टीपल स्टेप बाय प्रोसेस है, जो मल्टीपल स्टेप्स में कंबाइंड फॉर्म में कंप्लीट होती है। ओके, तो आपने यहाँ पे देखो कंबाइंड फॉर्म में ग्लाइकोलाइसिस हुआ,
ग्लाइकोलाइसिस में क्या हुआ, पायरोवेट का फॉर्मेशन हुआ, पायरोवेट से 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ, देन लिंक रिएक्शन चला कहाँ, माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, तो एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हुआ, देन क्रेब्स साइकिल हुई, देन कीमोऑस्मोसिस हुई, जिसको ETS भी बोलते हैं। ओके, तो कीमोऑस्मोसिस के टाइम पे हमें 32 ATP का गेन हुआ और 2 ATP मिले फ्रॉम क्रेब्स साइकिल, नेट और ग्लाइकोलाइसिस से भी 2 ATP मिले, तो नेट कितने हो गए हमारे पास, 38 ATP का फॉर्मेशन हो गया है, क्योंकि वी नो दैट कि यदि नेट जो ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP का गेन कैसे हुआ आपने वहाँ देख लिया था। फिर लिंक रिएक्शन में अपन को एक NADH मिलता है, तो लिंक रिएक्शन के थ्रू कितने, एक NADH का मॉलिक्यूल मिलता है अपन को और एक FADH का मॉलिक्यूल मिलता है, तो टोटल क्या है, लिंक रिएक्शन 2 बार चलती है। यदि लिंक रिएक्शन 2 बार चल रही है मतलब 2 बार NADH मिले हैं हमें, और एक NADH मॉलिक्यूल आपको पता है कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP बनता है, एक NADPH से 1 NADH से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे यदि 2 टाइम्स लिंक रिएक्शन चल रही है तो टोटल कितने ATP का फॉर्मेशन होगा थ्रू लिंक रिएक्शंस के थ्रू 6 ATP का फॉर्मेशन होगा। और यदि क्रेब्स साइकिल 2 टाइम चलती तो एक टाइम्स क्रेब्स साइकिल से कितने ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि एक बार जब क्रेब्स साइकिल रन हो रही है तो उस टाइम पे हमें यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार यदि क्रेब्स साइकिल रन हो रही है तो 6 NADH का फॉर्मेशन 18 ATP बनाएगा, 2 FADH होते तो उससे 4 ATP बनते हैं और 2 GTP से 2 ATP बनते हैं और नेट गेन 38 ATP का उसमें होता है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेट ATP यील्ड 36 ATP। और यदि वो 2 टाइप के शटल्स होते हैं यदि वो शटल्स चलते हैं तो अपना 36 ATP होता है, और यदि वो शटल्स एब्सेंस हो तो 38 ATP का गेन होता है। फिर अपन देख रहे हैं फर्मेंटेशन, एरोबिक है नॉन एरोबिक में एक कंपैरिजन देख रहे हैं। फर्मेंटेशन में क्या होता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ CO2 एंड H2O होता है। फिर नेट गेन ओनली फर्मेंटेशन में 2 ATP का होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में 36 ATP का नेट गेन होता है। और फर्मेंटेशन के टाइम NADH जो होता है वो NADPH में स्लोली कन्वर्ट होता है और NADH यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन में वाइगरसली कन्वर्ट होता है। ओके, अब नेक्स्ट जो है एम्फीबॉलिक पाथवे एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारा बाकी रह गया है, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल।